गुड इवनिंग। आज आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए 11th क्लास, और उसमें जो टॉप चैप्टर है वो 8 चैप्टर, और उसमें से जो टॉपिक है वो बल आघूर्ण है। ठीक, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को आपको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक जब पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो टॉपिक है बल आघूर्ण, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क बोलते हैं। टॉपिक है आज का बल आघूर्ण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टार्क, TORQE, या कि फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क होता क्या है? बल आघूर्ण। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव। यदि मान लीजिए किसी पिंड में आप बल लगा रहे हैं, अब बल लगाने की वजह से वो पिंड घूमता है ना? तो घूमने का प्रभाव ही क्या है? बल आघूर्ण। यानी किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव, बल आघूर्ण। जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तो बल आघूर्ण। पानी हैंड पंप को चलाते हैं तो घुमाते न हैं ऐसे, है ना? तो इस प्रकार होता है ना? वो भी बल आघूर्ण है। दाल ओल वाली चक्की घरों में, चकरी, उसमें ही बल आघूर्ण लगाते हैं। यानी किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव। दरवाज़ा बंद करते हैं तो घूमता ही ना है, वो अक्ष के परितः, कब्जा बोलते हैं जिसके चारों तरफ वो घूमता है, तो है ना? चकरी में आप समझ लो, दाल वाली चकरी घरों में तो ऐसे घुमाते ना हैं, तो किसी अक्ष के परितः घूमता है, तो बल आघूर्ण के प्रभाव से घूमता है। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए बल आघूर्ण के प्रभाव से कोई पिंड या तो वामावर्त घूमेगा अथवा दक्षिणावर्त। बल लगाएंगे जब तो उसके प्रभाव से पिंड या तो वामावर्त घूमेगा या कि फिर दक्षिणावर्त घूमेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर एक ये पिंड है और इसमें हम इधर से बल लगा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा। और यदि मान लीजिए किसी पिंड में हम बल लगा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये कैसे घूमेगा? वामावर्त, एंटी क्लॉक वाइज कह सकते हो, एंटी क्लॉक वाइज। और ये दक्षिणावर्त घूमेगा। ठीक है ना? दक्षिणावर्त, इसको बोलेंगे क्लॉक, घड़ी की दिशा में। क्लॉक वाइज माने घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे न चलती है ना? तो यदि बल लगाने पर या बल आघूर्ण के प्रभाव से कोई पिंड वामावर्त घूमता है, तो ऐसे बल आघूर्ण को धनात्मक बल आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? धनात्मक बल आघूर्ण। यदि बल आघूर्ण के प्रभाव से पिंड क्या हो? वामावर्त दिशा में घूमता हो, तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक बल आघूर्ण। यदि वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तो उसको क्या कहा जाता है ना? इसको कहा जाएगा धनात्मक बल आघूर्ण। ठीक है? और इसको क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक बल आघूर्ण। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना? इसमें आपने बल लगाया तो ये ऐसे घूम रहा है, इस प्रकार से। ठीक है? तो ये क्या होगा? वामावर्त बल आघूर्ण, धनात्मक बल आघूर्ण। और इसको ऐसे घूमता है यदि तो ऋणात्मक। अब पेन का ढक्कन खोल के देख लो
कि बंद करते समय कैसे बंद होता है, खोलते समय कैसे खुलता है। तो यदि यदि इस प्रकार में बंद होता है या खुलता है तो जैसा भी हो, यदि ये वामावर्त में बंद होता है तो कहने का मतलब धनात्मक में बंद होता है, ठीक है ना। कोई भी ढक्कन कुछ भी खोल के आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये धनात्मक यानी किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव, ठीक है ना, इसके परितः ये घूमेगा, ठीक। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं, कहलाता है। अब बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा का अक्ष से लंबवत दूरी। अभी हम उसका फार्मूला भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो लिखे दे रहे हैं, लिखिए, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना जी। यानी बल आघूर्ण दो प्रकार का होता है, ये भी लिखे देते हैं। नंबर 1 वही धनात्मक बल आघूर्ण लिखे देते हैं। इसके कारण पिंड वामावर्त दिशा में घूमता है। और दूसरा ऋणात्मक बल आघूर्ण, इसके कारण पिंड दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है ना। ये तो कन्फर्म है कि इस दिशा में बल लगाओगे तो ये ऐसे न घूमेगा, इस दिशा में बल लगाओगे तो ऐसे न घूमेगा।
ठीक है ना। इसका हम फार्मूला कैसे लाएंगे देखिएगा। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष की परितः घुमाने के प्रभाव को बल का बल आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसको प्रदर्शित करने के लिए भी इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। एक साइन होता है, इसको टाउ से, इसको टाउ पढ़ा जाता है, उल्टा जे, है ना। इसको किससे प्रदर्शित किया गया है? टाउ से। हो गया। अभी तो नीचे तो लिख सकते हैं ना, तो बहुत लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी सीधे सीधे अब इसका मात्रक की बात करें, यदि मात्रक, तो टाउ बराबर एफ इंटू डी। एफ यानी बल, और बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, तो दूरी को हमने क्या लिख दिया? डी, है ना। तो मात्रक के लिए तो ये होता है न्यूटन और इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। किसमें? एस आई में। और यही डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो ये किसमें? सी जी एस में। ठीक है ना। डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी ये बल है यानी एफ, और दूरी यानी डी। तो बल गुणे दूरी, तो बल क्या? न्यूटन, दूरी मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर या साई पद्धति में। और न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो ये सी जी एस में। ठीक है ना। विमीय सूत्र क्या होगा? टाउ बराबर एफ इंटू डी लिया, तो एफ का एम एल स्क्वायर टी, एम एल टी माइनस टू, और डी का एल है। देखिए बल का क्या होता है विमीय सूत्र? एम एल टी माइनस टू, और डी का होता है एल। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है ना। तो ये बल आघूर्ण का विमीय सूत्र भी हो गया। ठीक। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव बल आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि है। यदि बल आघूर्ण के प्रभाव से कोई पिंड जो है वामावर्त दिशा में घूमता है, तो ऐसे बल आघूर्ण को ऋणात्मक धनात्मक बल आघूर्ण कहेंगे। और यदि बल आघूर्ण के प्रभाव से, यानी बल के प्रभाव से पिंड क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो वो क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है ना। अब बल आघूर्ण का व्यंजक लाते हैं, या बल आघूर्ण का सदिश रूप। ठीक है। तो देखिए, बल आघूर्ण का सदिश रूप, या ये कह सकते हो कि बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है ना। अब यही बात जान लो, व्यंजक तो लाना है हमको। अभी पहले इसको सिद्ध कर दे। पहले ये कोई कण है P, O के परितः घूमता है कब? जब उसमें बल F लगाया जाता है। OA,
ये इसमें ये आया है, देखना, ये अक्ष है, आर पार ये क्या है, एक अक्ष है, और इससे आर दूरी पर एक कण क्या है, पी है, और उस कण पी पर, उस कण पी पर एक बल लगाया गया है। उस कण पर क्या लगाया गया है, उस बल के कारण ये कण क्या होगा, घूमेगा। ठीक है ना। मान लिया किसी कण पर एक बल F लगाया जाता है, उस बल F के कारण वो कण जो है बिंदु O के परितः क्या करेगा, घूमेगा। मान लेते हैं कोई कण P है जिस पर बल F लगाया गया है, और उस बल F के कारण वो कण जो है O के परितः चारों तरफ घूमेगा। ठीक है ना। तो बल की क्रिया रेखा ये है, तो बल की क्रिया रेखा और घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, OA, है ना। अब कण की स्थित सदिश जो है वो क्या है, OP इक्वल टू वेक्टर R है। ठीक है ना। क्या कहा हमने, मान लिया किसी कण P पर एक बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वह कण O के परितः क्या करेगा, घूमेगा, और उस कण की जो स्थित सदिश है OP बराबर क्या है, वेक्टर R है। और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी जो है वो क्या है, OA है। तो बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल यानी लंबवत दूरी यानी OA। अब बाद में OA का हम मान लाएंगे। ये बताओ, ये इसके लिए ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ये जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, यानी ये तो जानते हैं कि लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब कौन है, OA, कौन है, और कर्ण कौन है, R, तो बराबर साइन थीटा। तो OA बराबर क्या कहलाएगा, R साइन थीटा। यानी हम चाहें तो इसको R साइन थीटा लिख सकते हैं, R साइन थीटा। ठीक है ना। यानी OAP, त्रिभुज OAP में, ये OAP में इसके लिए ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। लंब होगा OA, कर्ण होगा OP यानी R। तो ये ठीक है ना, R साइन थीटा। ठीक है ना। लिखिए, मान लिया किसी कण P पर एक बल F लगाया जाता है, जिसके कारण कण O के परितः घूमता है। कण की स्थिति सदिश OP बराबर वेक्टर R है। तब बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल गुणे OA, समीकरण नंबर 1। बल आघूर्ण बराबर किसी कण P पर एक बल F लगाया जाता है, जिसके कारण कण O के परितः घूमता है। कण की स्थित सदिश OP बराबर वेक्टर R है। तब बल आघूर्ण बराबर बल गुणे घूर्णन अक्ष से
घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ये त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए बटे ओ पी बराबर साइन थीटा, ओ ए बटे आर बराबर साइन थीटा, ओ ए बराबर आर साइन थीटा, ओ ए का मान समीकरण 1 में रखने पर टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा, तो इसी को टाउ बराबर आर क्रॉस एफ लिख दिया गया। ये भी बल वेक्टर में है। ये है लंबवत दूरी, ये कहलाएगी क्रिया रेखा से। और ये घूर्णन अक्ष ऐसे होगा, इसको मत मानिएगा, ये बलाघूर्ण की दिशा आए है। ये क्या दिखाया गया है? बलाघूर्ण की दिशा। और ये घूर्णन अक्ष जो है बोर्ड के आर पार है, ये ऐसे मान लो, ठीक है। लेकिन ये जो है वो बलाघूर्ण की दिशा है। हो गया। देखिए, यदि हम पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में लेते हैं, यदि पिंड की घूर्णन जो है, पिंड का घूर्णन किस तल में लिया जाए? एक्स वाई तल में। इतना हो गया। ये समीकरण 3। देखिएगा यहाँ पर, यदि पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में होता है तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लेंगे। यदि पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में होता है तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तथा वेक्टर एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। एक्स वाई तल में है तो एक्स वाई आया है, वाई जेड में रहता तो वाई और जेड आता तो वाई जे कैप के कैप आता। आई कैप क्या है? एक्स अक्ष के अनुरूप एकांक सदिश। जे कैप क्या है? वाई दिशा में एकांक सदिश। के कैप होता जेड दिशा में होता के कैप आता, ठीक है ना। तो यदि पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में हो रहा है तो इसका मतलब है कि आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लेंगे। और यदि जेड दिशा में हो रहा है, यदि जेड वाई जेड में होता तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते, ठीक है ना। ये तीनों तल में होता, मतलब अंतरिक्ष में, किसमें? तो यहाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लेते, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यदि पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में होता है तो आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ऐसे ये तब
समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आर यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब इसका दोनों से इंटू करेंगे, देखिए अब आप कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगी अभी। अब यहाँ पर वेक्टर का क्रॉस आप लोगों को आना चाहिए। वेक्टर का क्रॉस ये आपको बता दें, सुनिएगा, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। यदि ऐसे जाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो तीसरा, और यदि ऐसे जाते हैं उल्टा में यदि चलेंगे तो माइनस में। बात को समझो, समझना ये आया है। सुनिए, आई का जब जे से गुणा करेंगे, आई का जे से गुणा करेंगे तो धन के आएगा। आई का जे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन में के आएगा। और यदि जे का आई से गुणा करेंगे तो ऋण में के आएगा। मतलब है दो समान का तो क्रॉस 0 होता है। समान का क्रॉस, यदि आई क्रॉस आई है तो वो क्या होगा, 0। जे क्रॉस जे है तो क्या होता है, 0। और के क्रॉस के है तो क्या होता है, 0। यानी 2 समान का क्रॉस 0 होता है, और 2 अलग अलग का क्रॉस तीसरा या माइनस तीसरा। 2 अलग अलग का क्रॉस तीसरा या माइनस तीसरा। तो जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो प्लस के कैप, पर यदि जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप होगा। ऐसे इधर भी देख लो, जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा, पर यदि के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई। अब के क्रॉस आई करेंगे तो जे, लेकिन आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस। ध्यान रखना, तभी ये बन पाएगा। तो देखो, पहली बात, आई का आई से इंटू होगा। पहले तो एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू, अब आई क्रॉस आई तो ये 0 हो गया। फिर इसका इससे तो एक्स, इसका इससे, अब एक्स एफ वाई, एक्स एफ है, अब आई क्रॉस जे तो के कैप। अब इसका इससे तो बाई एफ एक्स, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस तो माइनस के कैप। नहीं समझ में आया? इसका इससे करेंगे तो आई क्रॉस आई से तो 0 हो गया। इसका इससे किए तो एक्स एफ वाई, और आई क्रॉस जे तो के। इसका इससे करेंगे तो वाई एफ एक्स, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ऐसे माइनस के। अब ये जे का जे से होगा तो 0। तो क्या आया, बाई यानी एक्स एफ बाई के कैप माइनस बाई एफ एक्स के कैप। ये कॉमन कर दें बाहर, यहाँ पर के कैप आया। सुनिए, घूर्णन हम किस में लिए, एक्स वाई तल में। तो जो टाउ का मान आ रहा है किस में आ रहा है, के कैप में आ रहा है। और के कैप का मीन्स जेड। घूर्णन हम किस में लिए हैं, तो आघूर्ण की दिशा क्या होगी, के कैप। यानी यदि पिंड की घूर्णन गति क्या होगी, एक्स वाई तल में होगी, तो बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, जेड दिशा में होगी। कैसे जाने जेड दिशा में होगी, क्योंकि ये क्या है, के कैप है, और के कैप जो होता है जेड दिशा में होता है। ठीक है ना? अंत में लिख दीजिए, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि यदि पिंड का घूर्णन एक्स वाई तल में
होता है तो बल आघूर्ण की दिशा जेड अक्ष होता है, जेड अक्ष में होता है ये। ठीक है ना ये। अब बताओ जैसे आर का मान ज़्यादा दूरी पर रहेगा तो बल घुमाने का प्रभाव ज़्यादा होगा। बल आघूर्ण माने टाउ माने बल घुमाने का प्रभाव, घुमाने का प्रभाव। तो जितने ज़्यादा दूरी पर बल लगेगा तो घुमाने का प्रभाव ज़्यादा होगा, अर्थात घुमाना आसान होगा। जितने दूरी पर बल लगाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर अक्ष से, तो घुमाने का प्रभाव ज़्यादा होगा, अर्थात घुमाना आसान होगा। यही कारण है हैंड पंप की देखिएगा, हैंड पंप चलाने वाला जो होता है इस प्रकार, तो जब लास्ट में पकड़ के चलाते हैं तो आसान रहता है। और ये थोड़ा उसको यहीं पर पकड़ो नज़दीके में तो उठते ही नहीं है। ध्यान दिए कभी हैं? पानी चलाने वाला जो हैंड पंप होता है तो उसको पकड़ने वाला जो लंबा सा लगा होता है तो किनारे पकड़ कर चलाते हैं तो आसान रहता है। दूरी ज़्यादा होती है तो बल आघूर्ण ज़्यादा हो जाता है तो घुमाने का प्रभाव अधिक रहता है तो घुमाना आसान होता है। दरवाज़ा बंद करने के लिए, खोलने के लिए जो लगा होता है तो किनारे पर लगा होता है कि बीच में, ज़्यादातर किनारे पर पकड़ने वाला लगा होता है, घुमाने खोलने बंद करने वाला। ठीक है ना। और दाल वाली चकरी जो होती है गांव में, तो घुमाने वाला जो होता है तो किनारे पर लगा होता है ताकि घुमाने में आसानी रहे। और नट वट खोलना हो, जैसे कोई नट खोलते हाथ से पहले घुमाए नहीं घूमता है, या कसते समय भी, तो फिर बाद में फिर रिंच पाना लगाते हैं। तो छोटा सा पाना लगा के, जैसे ये कोई नट है और इसमें आपने क्या किया, कोई पाना लगा के घुमाया, ठीक है, तो यहाँ ये दूरी बढ़ गई तो घुमाने में आसानी रहेगी। हैं, देखते होंगे ट्रक व्रक का टायर, और जब खोलते बंद करते हैं, टायर लगाते हैं, तो पहले एक जो जिसको कहते हैं वो क्लीनर, तो वो पहले एक छोटा सा बालक में घुमाता रहता है नट को, फिर एक ठो और बहुत बड़ा सा लेकर के उसमें चढ़ के जंप करता है तो तब घूमता है। तो इसका मतलब वो दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, तो घुमाने का प्रभाव बढ़ता है ना। तो ये सब कुछ जो यूज किए जाते हैं, जैसे जो नट हाथ से नहीं खुलता है तो रिंच से खुल जाता है, क्यों, घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ गई तो बल का प्रभाव बढ़ गया, है ना। तो ये होता है। तो कभी कभी आप लोग से परीक्षा पूछ दिया जाता है कि जल हाथ हैंड पंप का जो पकड़ने वाला होता है वो लंबा सा बनाया जाता है, क्यों, है ना, ताकि बल का प्रभाव ज़्यादा हो, यानी आसानी से वो चलाया जा सके, है ना। दरवाज़ा खोलने वाला, पकड़ने वाला, खोलने और बंद करने के लिए जो पकड़ने वाला होता है वो लास्ट में लगा होता है ना। चकरी जो होती है उसकी घुमाने के लिए परिध पर लगाई जाती है, किनारे पर। तो ये सब किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि बल आघूर्ण का प्रभाव ज़्यादा हो, है ना। यदि कम से कम बल भी लगाएं तो घुमाया जा सके। किनारे पर लगाएंगे तो आसानी से घूमेगा। मैं पानी पीते समय मान लीजिए आप अकेले हो तो हैंड पंप चला के फिर दौड़ के आओगे तो पियोगे, उधर पकड़ किनारे चलाओगे फिर इधर आके पियोगे। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ से उठता ही नहीं है। लास्ट में तो आसानी से उठ जाता, पर वहीं पर पकड़े रहोगे तो उठता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है उसका बल आघूर्ण का प्रभाव, ठीक है ना। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष की परिधि घुमाने का जो प्रभाव होता है वो बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण हमने दो प्रकार का बताया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यदि वामावर्त दिशा में पिंड घूमता है बल आघूर्ण के कारण तो उसको क्या कहा जाता है, धनात्मक। और यदि दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तो
ऋणात्मक। और ये हमने उसका सदिश रूप बता दिया है ना। हमने ये भी बता दिया कि x y तल में यदि पिंड घूमेगा तो बलाघूर्ण की जो दिशा होगी वो जेड में होगी। कैसे जेड में होगी हमने सिद्ध करके दिखा दिया है ना। यदि आप x y तल में ले रहे तो ये लिए हैं, और यदि मान लीजिए y z तल में लेते तो यहाँ y j कैप प्लस जेड के कैप लेके चलते तो पता चलता उसमें i शायद आ जाता, तो i आ जाता मीन से x अक्ष आ जाता। ठीक है ना। तो ये आगे, तो आगे का जो टॉपिक है वो बलयुग्माघूर्ण। बलयुग्माघूर्ण के बारे में ये समझ लो, बलयुग्माघूर्ण के कारण भी पिंड घूमते हैं। उसमें अंतर इसमें उसमें ये है कि इसमें एक ठो बल रहता है, उसमें दो बल होते हैं। बल के जोड़े कि किसी पिंड के दो स्थानों पर दो बल लगते हैं, परिमाण में बराबर हो, दिशा में विपरीत हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो बलों के जोड़े को बलयुग्म कहा जाता है। जैसे साइकिल वाइकल में आदमी जब घुमाता है तो एक हाथ से बल उधर लगाता है, एक हाथ से इधर। आजकल अब ये उदाहरण सही काम नहीं करता, आजकल बच्चे एक हाथ से ही चलाने लगते हैं एक हाथ से चलाते हैं, छोड़ के भी चलाते हैं, पर वास्तव में यदि हैंडल मोड़ते हैं तो वहाँ बलयुग्म आघूर्ण, उसमें बलयुग्म काम करता है। ऐसे जब करेंगे तो एक हाथ उधर बल लगाता है, एक है ना, तो वो बलयुग्म। तो बलयुग्म में भी क्या करता है, बलयुग्म में भी प्रभाव घुमाने का होता है, और बलाघूर्ण में भी है ना। इसमें एक बल रहता है, बलयुग्म आघूर्ण में दो बल रहते हैं। तो उसको आगे अब अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका वीडियो कब आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।